स्टार्टिंग में ये होता था कि सर एक पर्टिकुलर जैसे सब्जेक्ट है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया हुआ है या कोई वर्ड दिया हुआ है। अब वही वर्ड बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है। तो सर प्रॉब्लम स्टार्टिंग में यही जाती थी कि कैसे याद करूं, कंफ्यूजन होता था कि कैसे याद करूं। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं तनसुख सर का ही कोई वीडियो देख रहा था, तो जो है लिंक करके उसमें पढ़िए चार्ट बनाया था, बीच में वो वर्ड लिखा था एंड फिर लिंक करके सारे सब्जेक्ट्स और उनके सेक्शंस लिख दिए थे। तो वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप फ्लो चार्ट बना के एंड वहीं पे एक पर्टिकुलर पेज में लिंक करके सारी चीजें एक साथ लिख लीजिए। तो बहुत खुशी का पल भी आया उस समय। और फिर उसके बाद जब मेरा मेंस का एग्जामिनेशन था, तो उस समय भी पापा बीमार हुए एंड फिर हॉस्पिटल में थे 1 महीने एंड फिर उसके बाद एक्सपायर हुए। हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉस पर आज आपके बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे चेहरे को लेकर आया हूं जो अपनी लाइफ के स्ट्रगल के माध्यम से अपनी जिंदगी के अंदर जो बनने का डेडिकेशन, जो ख्वाब, जो समर्पण होता है, वो आपके सामने बताने वाले हैं। और उसी के जरिए मेरा ये विश्वास है कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और बताएं, जो कैंडिडेट्स अभी आपके बीच में आएंगे ना, उनका किस्सा कुछ इस तरीके से है कि जब वो इस लाइफ को जी रहे थे, कौन सी लाइफ, जुडिशियल एस्पिरेंट की लाइफ, तब उन्होंने खुद के इंस्पिरेशन का सोर्स किसी और से बनाया और आज खुद जो है आप सब लोगों के लिए कहीं इंस्पिरेशन का सोर्स बनेंगे। यस, तो अभी मध्य प्रदेश सिविल जज का रिजल्ट आया था और एक 24 साल का कैंडिडेट, 24 ईयर का कैंडिडेट पहले ही अटेम्प्ट के अंदर चीजों को क्लियर कर दिखाता है। उस कैंडिडेट से आज आपकी मुलाकात होगी। कहते हैं ना कि जिंदगी जो है इमोशनल पार्ट से भी भरी रहती है, तो आज आप इस वीडियो में जरूर देखना कि कई बार कुछ ऐसे मुकाम भी आ जाते हैं जब लाइफ कहती है तू हार मान ले, लेकिन दिल, दिमाग और हिम्मत कहती है कि अभी तो अटेम्प्ट पूरा अच्छे से देंगे। आप जिनसे मिलने वाले, उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उनके फादर साहब, उनके वालिद साहब जो हैं, उनका देहांत हो गया जब वो तैयारी के मेन मुख्य छोड़ पर थे, मेंस के एग्जाम के करीब थे। उस दरमियान ऐसी कुछ घटना हो गई, बट फिर भी उस समय इन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा और अपने पापा के उस ड्रीम को उन्होंने कंप्लीट करके दिखाया, जो शायद कहीं कहीं वो उनकी मेहनत के अंदर देखा करते थे। और आज हम लोग जो है सौभाग्य ये भी लेंगे कि इनकी इनकी माता जी से भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, किस तरीके से जो है इनकी जर्नी के अंदर उनका क्या रोल रहा वो भी हम समझेंगे। सो हियर वी हैव मिस्टर सरफराज जी। हेलो सरफराज, कैसे हो डियर? थैंक यू सर, बहुत मुझे बहुत लगता शुक्रिया है कि सर, सबसे आपने पहले मुझे मुझे। अपनी गुस्ताखी को सुधारना चाहिए, मुझे कहना चाहिए ऑनरेबल रेस्पेक्टेड जज साहब सरफराज जी। वो ठीक रहेगा या सरफराज चलेगा हमारे लिए? हाँ सर, आपके लिए तो हमेशा सर सरफराज ही रहेंगे। दैट्स तो अमेजिंग सरफराज सरफराज। के मैं आपसे। आपकी लाइफ के शुरू के पलों से लेकर अब तक के पलों तक फटाफट आना चाहूंगा। आपने अपनी स्कूलिंग स्कूलिंग कंप्लीट की। आपके फादर साहब जो है जी कहीं की जो है हाई कोर्ट के अंदर जॉब वगैरह किया करते थे। तो जी सर। शुरुआत होती है एक उस किस्से से जहां से आपने अपनी जुडिशरी की ड्रीम को देखना शुरू किया। क्या क्या था वो सीन? मतलब आप कोई रिटायरमेंट पार्टी के अंदर गए थे, क्या क्या था, जरा खुल के बताओगे उसके बारे में? सर ये मेरे 9th स्टैंडर्ड की बात है सर। किसी हाई कोर्ट 9th जज का स्टैंडर्ड, यानी रिटायरमेंट। ये लगभग कौन सा होगा? सर ईयर। हाँ, मेरे ख्याल 2015 की बात है ये, या 14? नहीं सर, ये 2010 की 10 अराउंड की बात होगी, 2010 की 2010। बात है, ओके। जी। तो 2010 यानी कि आज तो से लगभग लगभग 13 साल पहले। ठीक है, प्लीज 13 साल स्टार्ट। पहले से। सर 9th स्टैंडर्ड की कुछ बात है, तो उस समय किसी हाई कोर्ट जज जिनके अंडर मेरे फादर वर्क करते थे, तो उनका रिटायरमेंट था। तो उनकी रिटायरमेंट पार्टी में मैं गया था। तो उस समय ये हुआ था कि रिटायरमेंट पार्टी खत्म हो गई थी एंड वो जज जा रहे थे, मतलब अपनी कार में बैठ के। तो ऐसा हुआ कि मेरे फादर गए एंड उन्होंने दरवाजा खोला उनके लिए कि सर बैठ जाइए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि बैठ जाइए। तो मुझे उससे वही फील आया, जैसे 9th स्टैंडर्ड में इतना हमारे पास इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है। तो उस समय मैंने सोचा कि यार मेरे फादर क्यों दरवाजा खोल रहे हैं किसी और के लिए, तो जज है तो ऐसे क्यों दरवाजा खोलना पड़ रहा है। तो फिर उस समय मुझे ये मैंने अंदर ठान लिया कि आज मेरे फादर किसी एक जज के लिए दरवाजा खोल रहे हैं कार का, तो कल को मुझे एक जज बनना है और अपने फादर को एक जज की कार में बैठाना है। तो ये मेरा सर सबसे बड़ा मोटिव था उस टाइम से।
जिसकी वजह से मैंने सर फिर अपना जो मोटिवेशन है, अपनी तैयारी है, अपनी पर्सनालिटी का बिल्डअप है, वो सर जुडिशरी की तरफ मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया। और सर दुआ थी सर ऊपर वाले की कि आज मैंने उस चीज़ को अचीव कर लिया। तो सर ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था मेरी जर्नी का सर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सरफराज जी ने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी, लेकिन इनके भाव को अगर आप थोड़ा सा गहराई से ऑब्जर्व करोगे ना, तो अपने पिता को किसी और जज के लिए कार का गेट खोलते हुए देखना शायद कहीं कि इनके मन को इतना चुभ गया कि यार नहीं, अगर ये यही डिग्निटी है तो ये डिग्निटी मैं हासिल करूंगा। राइट जी सरफराज? सर। हाँ, कहीं कि जी सर। आपका मन आपसे कहता है कि अगर डिग्निटी यही होती, अगर रेस्पेक्ट यही होता तो ये चीज मैं हासिल करूंगा, और इसी तरह की कार के अंदर अपने पापा को भी बैठाऊंगा। जी अफसोस सर। है जी मुझे सरफराज इस बात को लेके कि कहीं कि आज अपने पापा को शायद आप एक जज की कार में अभी तो नहीं बैठा पाएंगे क्योंकि ईश्वर को कुछ और मंजूर था, लेकिन आपके वालिद साहब जो हैं ऊपर कहीं पर भी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने दिल के नजरिए से आपकी सक्सेस को, आपकी सफलता को देख रहे हैं, है ना। और उनका जी जो है वो, उनकी आत्मा वाकई श्योर। इस बात को लेकर भी संतुष्ट है कि मेरा बेटा, जो उसने मेरे को कहा था कि पापा आपको जज की कार में बैठाऊंगा, आज उसने अपना एक वाला बात जो है पूरा करके दिखाया, जज बन गए वो। जी खैर सर। देखो, बट अच्छी बात है सरफराज जी की विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी आपने, जब आपके मेंस के एग्जाम के आसपास था उसमें आपके फादर साहब का देहांत हो गया था, ऐसा कुछ? जी जी सर। सर मेंस एग्जामिनेशन मेरा प्रीलिम्स की रिजल्ट आया था, एंड उसके बाद सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। तो सर मेरी लाइफ में क्या है कि बहुत ये जो जर्नी थी मेरी प्री से लेकर मेंस के बीच में या इंटरव्यू के बीच में, तो बहुत एक खुशी का पल भी आया हमारी फैमिली में, और फिर जैसे कि आपने बताया तो एक बहुत सैड पल भी आया कि मेरे ब्रदर की मैरिज हुई थी, तो हमारे घर में एक बेबी गर्ल का बर्थ हुआ था जुलाई में। तो वो एक बहुत खुशी का पल था हमारे फैमिली में। मतलब तो आपकी सर भतीजी, होता है कि राइट? जी सर, भतीजी है हमारी। तो सर ये होता है कि जब ऐसे कुछ पल आते हैं बहुत सैड या बहुत खुशी के, तो हम थोड़ा पढ़ाई से वो हो जाता है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते उस समय। तो बहुत खुशी का पल भी आया उस समय। और फिर उसके बाद जब मेरा मेंस का एग्जामिनेशन था, तो उस समय भी पापा बीमार हुए एंड फिर हॉस्पिटल में थे 1 महीने, एंड फिर उसके बाद एक्सपायर हुए। तो उस समय बहुत ये सैड पल भी आया मेरी लाइफ में। तो सर अभी ड्रीम था जो मैंने आप सबको बताया कि मुझे वो अचीव करना ही था, ये कि मुझे अपने फादर को कार में बिठाना ही था। भले ही मैं फिजिकली नहीं बिठा पाऊंगा उन्हें अब, पर हमेशा उनको महसूस करूंगा जब भी मैं कहीं बैठूंगा ऐसी कोई जगह पे। तो वो एक मोटिवेशन था। और मेरे हिसाब से सर हर कैंडिडेट की लाइफ में सर, जज क्यों बनना है, आपको जुडिशरी ज्वाइन क्यों करना है, इसका जो क्वेश्चन का आंसर होता है सर, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपकी लाइफ में भले ही कितने भी खुशी के पल आए या कितने भी सैड पल आए, अप्स एंड डाउन्स होगा, पर ये जो आंसर है आपका कि आपको जज क्यों बनना है, ये हमेशा आपको पढ़ाई की तरफ फोकस रखेगा, या आपको पढ़ाई की तरफ लेके जाएगा ही। तो ये सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगी अपनी जर्नी में सर। सरफराज जी, मैं कई बार जब कैंडिडेट्स को पढ़ाता हूँ ना क्लास के अंदर, तो मैं हमेशा उनसे बात कहता हूँ कि देखो, खुली आंखों से तो सब पढ़ते ही पढ़ते हैं, बंद आंखों से पढ़ने का जो हुनर होता है, जिसको अपन मेडिटेशन बोल दो, लिंकिंग मेडिटेशन नाम दे दो, जैसे जनरली मैं लिंकिंग चार्ट, जैसे मेरे बैकग्राउंड में लिंकिंग चार्ट दिख रहे हैं आपको, तो मैं जी उनको सर। जी लिंकिंग मेडिटेशन में कन्वर्ट कराता हूँ। लेकिन आपकी जी लाइफ की सर। जुड़ी वो बात मैं जानना चाहता हूँ जो आपके पिता ने आपको बताई थी और जिसको आप लास्ट तक फॉलो करते थे। सर स्टार्टिंग से ही मेरे फादर का ये कहना था कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, आपको अगर अपनी मेमोरी स्ट्रांग करनी है, तो आप हमेशा मेडिटेशन जरूर करो। सुबह उठ के मेडिटेशन जो है आप जरूर करो। पर स्टार्टिंग में सर ये होता है ना कि हम नहीं सुनते हैं बात, मेडिटेशन कौन करेगा। पर जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी सर, तो ये होता है कि हर एस्पिरेंट जो सिविल जज यहाँ पे देना चाह रहा है, तो ये चीज से जरूर वो गुजरेगा ही कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऊपर से जनरल नॉलेज भी है, कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है, जजमेंट राइटिंग भी है। तो इतनी सारी चीजें मैनेज करने में सर, जो हमारा दिन का बहुत एक मेजर पार्ट है, वो हमारी तैयारी में ही गुजर जाता है, और हमारी नींद अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मैंने ये चीज़ सर नोटिस करी कि अगर आप मेडिटेशन फॉलो करो, तो भले ही आपने नींद कम ली है, मेडिटेशन से फायदा ये होता है कि आपका माइंड हमेशा स्ट्रांग हो जाता है। आप भले ही जो आप नींद में हो, आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो बहुत जो है मेडिटेशन उससे बहुत फायदा देता है सर। तो कहीं कि आप जो हमारे नए कैंडिडेट्स हैं, जो नए जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, आप उनको सजेस्ट करते हो कि हाँ भाई, मेडिटेशन जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पढ़ाई का, यस और नो?
बहुत जरूरी है सर मेडिटेशन। बहुत बहुत जरूरी है। ओके। अच्छा, आप वाले केस में आपने लिंकिंग मेडिटेशन वाला जिक्र भी किया, तो ये आप मेडिटेशन करते समय लिंकिंग करते थे या लिंकिंग करते समय मेडिटेशन करते थे? सर अब दोनों जो है सर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लिंकिंग करते समय, जैसे कि स्टार्टिंग में ये होता था कि सर एक पर्टिकुलर जैसे सब्जेक्ट है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया हुआ है या कोई वर्ड दिया हुआ है। अब वही वर्ड बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है। तो सर प्रॉब्लम स्टार्टिंग में यही जाती थी कि कैसे याद करूं, कंफ्यूजन होता था कि कैसे याद करूं। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं तनसुख सर का ही कोई वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने एक उसमें ट्रिक बताई थी कि आप जो है लिंक करके उसमें पढ़िए। तो सर ने बहुत अच्छा एक चार्ट बनाया था, बीच में वो वर्ड लिखा था एंड फिर लिंक करके सारे सब्जेक्ट्स और उनके सेक्शंस लिख दिए थे। तो वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आप फ्लो चार्ट बना के एंड वहीं पे एक पर्टिकुलर पेज में लिंक करके सारी चीजें एक साथ लिख लीजिए। तो आज तक भी मैं अगर रिवीजन नहीं भी करता हूँ 1-2 महीने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो वो चार्ट हमेशा मेरे दिमाग में याद रहता है मुझे। और लिंक करने की वजह से वो मेमोरी में मेरा ऐसा लगता है कि परमानेंट हो गई है वो चीज। मतलब आप उन चीजों को डायग्रामेटिक नोट्स के फॉर्मेट के अंदर भी कन्वर्ट करते थे, राइट? जी सर जी। अच्छा सरफराज जी, एक स्टूडेंट का सवाल आ रहा है मेरे पास में। वो कह रहे हैं कि सर, सरफराज जी ने सारे नोट्स बना रखे हैं, और ऑब्वियस सी बात है वो सारे नोट्स इन्होंने घर पे कहीं कहीं तो रखे ही होंगे। तो क्या हमारे सरफराज सर हमको जगह बता दे तो हम फिर एक चोर को भेज देते हैं और वो उनके सारे नोट्स हमारे पास लेकर आ जाए? तो आप सर अलाउ नोट्स तो करोगे सर, चोर को, हाँ भाई ले जा कोई बात नहीं, किसी के काम ही आएंगे? अब सर किसी घर में गोल्ड रखा हो, डायमंड रखा हो सर, वैसे ही मेरे नोट्स है सर मेरी तरफ, मेरे लिए वो गोल्ड और डायमंड है एक तरीके से नोट्स, क्योंकि उनकी वजह से ही आज जो हूँ मैं, आज वो नोट्स की वजह से ही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो वो मुझे लगता है कि सर मैं जरूर चोरी नहीं होने दूंगा सर उसको। ओके। तो मैं आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि भाई देखो, ओरिजिनल तो नहीं मिल सकता, ओरिजिनल तो मिलना मुश्किल है। तो आपको तो मैं फोटोकॉपी की रिक्वेस्ट डलवाऊं क्या? सेक्शन 76 में सर्टिफाइड कॉपी का प्रावधान भी करवा सकते हैं आप। चलिए सरफराज, ये जी तो सर हंसी मजाक बिल्कुल। की बात रही। एक और जी मुद्दा, सर। जैसे आपने बताया कि डायग्रामेटिक नोट्स वगैरह में करना चाहिए, लिंकिंग मेडिटेशन वाला फंडा जो है आज की कंपटीशन के अंदर ही जरूरी रहता है। जब आप इंटरव्यू के दौर में थे, आपका तकरीबन, जैसा आपने मेरे को पहले बताया, 15 से 20 मिनट आपका इंटरव्यू चला। तो अब एक कैंडिडेट्स जी को इंटरव्यू के समय में बड़ी दिक्कत रहती है कि इंटरव्यू में क्या तैयार करें, कैसे तैयार करें, किस तरीके से तैयार करें। तो ऐसे टाइम के अंदर क्या कोई ऐसी चीज थी जिसने आपकी हेल्प की हो? सर जैसे कि मैंने बताया, उस समय मेरा फेस जो है बहुत खराब था उस समय इंटरव्यू की, जब मैं तैयारी कर रहा था। तो मैंने कोशिश ये करी कि मैं अपनी इंटरव्यू एकदम सिंपल रखूं। कोई भी चीज ऐसी कोई नई चीज सीखने की कोशिश ना करूं उस समय कि मुझे याद ना रहे या मैं बोलते समय फंबल रख करूं। तो इंटरव्यू के टाइम मेरा सजेशन यही रहेगा सर कि जितना कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर चुका है अपनी स्टडीज के दौरान, अपने प्रीलिम्स मेंस के दौरान, आप हमेशा अपने उस जो कॉन्सेप्ट है जितना आपने पढ़ा है उसी पे आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। जितना आपने पढ़ा है उसमें कॉन्फिडेंट रहे। अगर कोई नई चीज आपसे पूछ ली जाती है तो जरूर आप उसमें बहुत पोलाइटली सॉरी बोल के आप आगे बढ़ सकते हैं। पर आपको जो बनता है, जो आपने हमेशा से प्रिपेयर किया है प्रीलिम्स मेंस के दौरान, उसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें आपका नर्वसनेस नहीं दिखना चाहिए। तो मैंने अपना इंटरव्यू सर एकदम सिंपल रखा था इस तरीके से। और मैंने कोशिश करी थी कि उस समय जो सोशल टॉपिक्स चल रहे थे रिसेंट में, तो वो सारे सोशल टॉपिक्स बस मैंने कवर करने की कोशिश करी थी। एंड बाकी जो मेरे सब्जेक्ट्स थे 12, उसी पे मैंने जो बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक चीजों को ही मैंने रिवाइज करने की कोशिश करी थी सर। एंड सर प्रैक्टिकली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू का सर एक चीज होती है कि जो बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पे बैठे होंगे जो उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे, क्या पूछा क्या नहीं पूछा। पर उसके बैकग्राउंड में सर बहुत सारी चीजें होती हैं इंटरव्यू देने आप जब जाते हो तो। इंटरव्यू सर क्या होता है कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो 30 लोगों का एक साथ इंटरव्यू होता है। तो आपको एक वहां पे ऑडिटोरियम में बिठा दिया जाता है 30 लोगों के बीच में। तो आपको ये समझना है कि आपको 3 आवर्स तो वहां पे बैठ के वेट करना है सबके साथ। एंड आप वहां किसी से बात नहीं कर सकते या कहीं आप बाहर जा नहीं सकते। तो आप कोशिश करिए कि उस समय आप एकदम फोकस्ड रहें। क्योंकि होता है कि सर कि आपके पहले कुछ लोग गए हैं अंदर इंटरव्यू देके आए हैं और आपसे आपके बाजू में बैग रखा है वो लेने आए हैं। तो आप उनको देख रहे हो कि आप वो बहुत नर्वस हैं। और मेरे साथ ही हुआ था सर कि मेरे मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर थे वो तो कैंडिडेट। तो मैं वो इस सीन को थोड़ा विजुलाइज कराना चाहता हूँ सरफराज जी। आप सभी कैंडिडेट ध्यान से सुनना, सरफराज जी बता क्या रहे हैं।
इनका ये कहना है कि जब ये इंटरव्यू देने गए या कोई भी इंटरव्यू देने जाता है तो आप अकेले तो जाओगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, वहां पर एक साथ एक पूरे ग्रुप के 1 बाय 1 इंटरव्यू होते हैं। तो जैसे आप 30 कैंडिडेट्स हो, 40 कैंडिडेट्स हो, अब आपके लेफ्ट साइड में सीट पे बैठा हुआ कैंडिडेट जो है इंटरव्यू देने गया, फिर वापस वहां के इंटरव्यू रूम से बाहर निकला, अब उसका बैग आपके पास से पड़ा था तो वो बैग लेने के लिए आपके पास आता है। अब आप उसकी तरफ देखते हो कि भाई कैसा रहा होगा उसका इंटरव्यू, आप ये कोशिश करते हो कि आप उसके एक्सप्रेशन को पढ़ पाओ ताकि पता चल जाए कि अंदर इंटरव्यू आसान रहा कि नहीं रहा। अच्छा, कई बार कुछ लोग तो पूछ भी लेते हैं भाई कैसा रहा इंटरव्यू, क्या सवाल पूछे वगैरह वगैरह। अब उसकी नर्वसनेस को देखकर आपको प्रभावित होना है कि नहीं होना है, या उसकी खुशी को देखकर, उसके एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट को देखकर आपको इंपैक्टफुल होना है कि नहीं होना है, ये बात सरफराज जी रियल टाइम एक्सपीरियंस, ध्यान से सुनना, एक वास्तविक अनुभव अभी सरफराज जी आपको बता रहे हैं। यस डियर, बताइए प्लीज। तो सर इंटरव्यू में होता है कि अब जैसे सबसे छोटी उम्र का कैंडिडेट मुझे लगता है मैं था इस बार। हम्म। तो आप मैं वहां पे बैठा था, सब मुझसे सीनियर थे और बहुत दूर से आए थे, कोई दिल्ली से आया था, कोई गुजरात से आया था। तो हमें अंदर एक फीलिंग जरूर आती है कि यार उस कैंडिडेट को तो हमसे ज्यादा बनता ही होगा, वो तो बहुत एक्सपीरियंस है, हमसे बड़े हैं। तो मेरे अंदर वो फीलिंग जरूर थी अंदर। और मेरे जस्ट जिनका पहले होना था इंटरव्यू, वो काफी सीनियर थे मुझसे और बहुत एक्सपीरियंस भी दिख रहे थे और बोलने में भी अच्छे थे। तो उनका इंटरव्यू हुआ एंड वो घूम के आए मेरे बाजू में and अपना बैग लेके जाने लग गए। तो मैंने ये देखा कि एकदम रेड थे वो, मतलब उनको बहुत अंदर ग्रिल करा गया था इंटरव्यू में, एकदम रेड थे वो और कुछ बोल नहीं रहे थे, बहुत नर्वस थे। तो मुझे लगा अब नेक्स्ट तो मेरा ही है। तब जो अंदर इंटरव्यू बोर्ड है उनका मूड ग्रिल करने का है, तो मेरे अंदर ये आ गया कि यार अब मुझे भी ग्रिल। पर इंटरव्यू जब मैं अंदर देने गया तो मुझे बिल्कुल भी ग्रिल नहीं किया गया। मेरा इंटरव्यू बहुत शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल चला, 13 या 14 मिनट का चला एंड मैं इंटरव्यू देके बाहर आ गया। तो सर इस एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ में आया कि दूसरे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कैसे जा रहा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा उनको है, देखकर उनका हमें कोई नर्वसनेस प्रेजेंशन कैसा नहीं है। बना, हमें किसी बिल्कुल सर, तरह का आप कोई एकदम प्रेजेंशन नहीं न्यूट्रल बनाना रहिए। है, क्या पता उसके साथ ऐसा हो तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल। बताई यहाँ पे सरफराज जी आपने, क्योंकि देखो इंटरव्यू जितना का आपके इंटेलेक्चुअली का टेस्ट करता है, उतना का उतना आपके साइकोलॉजिकल लेवल का भी टेस्ट होता है ना। बिल्कुल अच्छा, आपसे जनरली सवाल जवाब किस तरीके से रहे इंटरव्यू के अंदर? सर, सबसे पहले मैं एंटर हुआ तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मैंने बैठा, फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा कि आपका नाम क्या है। तो मैंने अपना नाम उन्हें बताया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि आपके फैमिली में क्या है, बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन में है। तो मैंने बताया कि हमारे फादर सर्विस में थे, सारी चीजें। फिर उन्होंने डायरेक्टली फिर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया सिविल प्रोसीजर कोड से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू बोर्ड से आया कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जिन्हें कोर्ट में कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो कोर्ट में आए। तो ऐसा डायरेक्टली उन्हें स्पेसिफाई नहीं किया था कि सिविल प्रोसीजर कोड का है या सीआरपीसी का है। तो मैंने सीपीसी से स्टार्ट किया, सेक्शन 132 के अंदर एंड 133, ये सारे प्रोविजंस मैंने बताने स्टार्ट किए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा क्या जजेस को भी कंपेल किया जा सकता है दूसरे कोर्ट से कि वो आके जो है एग्जामिनेशन हो उनका उस कोर्ट में। तो क्या कंपेल किया जा सकता है जज को कोर्ट में आने के लिए, समन्स भेजा जा सकता है या नहीं। तो मुझे प्रोविजन याद था, 133 के अराउंड था, तो मैंने प्रोविजन उन्हें बताया। तो एंड फिर उन्होंने पूछा कि क्या एज अ विटनेस भी बुलाया जा सकता है जज को। तो फिर मैंने एविडेंस एक्ट का सेक्शन रिलेट करके उन्हें बताया। बिल्कुल, फिर 130 मैंने प्रिविलेज दे रखा है। प्रिविलेज है उन्हें एंड उनके एक्सेप्शंस भी मैंने उन्हें बताए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, रीसेंट केस लॉ पूछा कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहीं रिसेंटली हेल्ड किया है क्या कि जजेस को समन्स भेज के कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, ऐसा कोई केस लॉ है क्या रिसेंट का। तो उस समय मुझे नहीं मैं अवेयर नहीं था उस बारे में। तो फिर मैंने पोलाइटली उन्हें सॉरी कह दिया, मैं सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। फिर उन्होंने क्वेश्चन चेंज किया। फिर इंटरव्यू बोर्ड से नेक्स्ट क्वेश्चन आया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड में ये था। उसके बीच में इंटरव्यू बोर्ड ने ये पूछा फॉर्म पढ़ते पढ़ते कि आपका बीएलएलबी ऑनर्स तो अभी 2021 में ही कंप्लीट हुआ है, तो आपका प्रैक्टिस में इतना एक्सपीरियंस नहीं है आपका। तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया जो सच था, सर मैम मेरा एक्सपीरियंस नहीं है प्रैक्टिकल साइड में इतना, क्योंकि अभी मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है और मैंने कोई ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है अभी फिलहाल में। तो उन्होंने फिर प्रैक्टिस के से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पूछा कि अगर सूट चल रहा है और सूट चलते दौरान अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है, तो
कौन से एप्लीकेशन कोर्ट में लगाए जाते हैं। तो पहले तो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि कई बार सर ऐसा होता है कि अब ये भी सर एक रियल टाइम एक्सपीरियंस है कि इंटरव्यू बोर्ड में कुछ कुछ जो जजेस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कुछ जजेस साउथ साइड से प्रमोट होके आए हैं, तो उनकी जो है आपको एक्सेंट समझ में नहीं आती है। तो मेरे साथ ये चीज हुई कि मुझे उनकी एक्सेंट समझ में नहीं आई क्वेश्चन बोलते समय। तो फिर मैंने पोलाइटली उनसे बोला, सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन वन टाइम। सो फिर उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि क्या बोलना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं वो। तो उनका क्वेश्चन ये था कि कौन से एप्लीकेशन लगते हैं। तो सर उस समय मुझे आंसर उतने अच्छे से बना नहीं, पर मैंने 120 लिमिटेशन एक्ट रेफर करके उन्हें बताया कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ एलआर की एप्लीकेशन लगती है 90 डेज के अंदर। एंड सेकेंडली फिर वो फोकस और उसी पे जोर दे रहे थे कि और कौन सी एप्लीकेशन लगती है और कौन सी। तो शायद वो सेट असाइड ऑफ अबेटमेंट की एप्लीकेशन पूछ रहे थे, जो मुझे ऐसा लगा। तो उस समय मुझे नहीं बना, तो मैंने सॉरी बोल दिया था उन्हें। फिर सर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड की तरफ से आया कि मैं यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म थोड़ा सा सिविल बीच कोड। में रोक रहा हूँ सरफराज जी। मुझे एक बात जी बताओ, सर। इंटरव्यू के जी। दौरान क्या तुमको ऐसा महसूस हुआ कि यार मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, तो यार ये मेरे लिए अब नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा? ऐसा एक रियल फीलिंग आया था ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा नहीं आया, पर जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि यार आपको एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे टेस्ट करना चाहते हैं कि मैं अपने इस चीज पे नर्वस हो रहा हूँ या नहीं। वो टेस्ट करने की उन्होंने कोशिश करी थी इस क्वेश्चन के अंदर, पर मैंने कॉन्फिडेंटली उन्हें बोल दिया कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रैक्टिस के दौरान। और बाकी फिर मैंने जो अपना टारगेट बनाया था कि मुझे बेयर एक्ट का नॉलेज है, मुझे लॉ का नॉलेज है, तो मैं उस पर ही स्ट्रांग रहूंगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस में इतना नॉलेज नहीं है। तो एग्जैक्टली मैंने क्लियरली यहाँ बोल पर दिया था, मैं और फिर सभी मैंने। कैंडिडेट को इस वीडियो को देख रहे हैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, अगर आप जुडिशरी के इंटरव्यू के अंदर बैठे हो, एग्जाम के अंदर बैठे हो, और आपका प्रैक्टिसिंग का एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो इस बात को लेकर आपको इतना घबराना नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, आप वो जो जजेस बैठे ना, वो आपको जानबूझ के डीमोरलाइज करने के लिए नहीं बैठे हैं। वो सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि आपका नॉलेज है कि नहीं। प्रैक्टिस के साथ है तो हो सकता है प्रैक्टिस के बाद पूछ लेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक। तो हमें इस बात को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहना है कि एक्सपीरियंस अगर फील्ड का नहीं है तो ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। लेकिन जहां पे सवाल थ्योरेटिकल प्रोविजन का भी आता है, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए, अपने नॉलेज को रिकॉल करके आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए। यस सरफराज जी। तो ये मतलब बिल्कुल। काफी कुछ सवाल रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे सरफराज जी का एक बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं गेस्चर मैंने अभी नोट किया। आपको पता है, इन्होंने अपने इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखे हैं। क्या पर्पज है उसका सरफराज जी? क्यों आपने वो सारे इंटरव्यू के सवाल लिख के रखे हैं? सर ये सर मैं भी जब एक कैंडिडेट था, मैं भी जब तैयारी करता था, तो सर होता ये था कि कुछ कुछ ऐसे पल आते हैं सर, आप पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हो या बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो आप थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हो। तो मैं भी अपने टाइम पे संडे या सैटरडेज के टाइम कोशिश करता था कि वीडियोस देखूं पुराने कैंडिडेट्स की। तो सबसे पहली वीडियो मैंने तनसुख सर की ही देखी थी, लिंकिंग लॉस पे, कि वो एक इंटरव्यू ले रहे थे एक कैंडिडेट का। तो वो वीडियोस देख के मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता था सर। तो सर वो वीडियोस में मैं कोशिश करता था सर कि ये जानने की कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या मेंस की तैयारी कैसे करी है उन्होंने। तो जितने डिटेल्ड आंसर मुझे मिलते थे उतने ही मोटिवेटेड मैं फील करता था। तो इसलिए मैंने कोशिश करी सर कि आज अगर ये वीडियो जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, तो उनको एक एक बारीक चीजें पता चल जाए, एक एक क्वेश्चन पता चल जाए, ताकि वो जो ये टाइम दे रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए, तो फ्रूटफुल रहे सर। तो इसलिए मैंने सर कोशिश करी कि नोट डाउन कर दूं। और देख लीजिए, मतलब आपने दूसरों के वीडियो से सीखा, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप वापस उसी उसी पर्पस को आगे फुलफिल कर रहे हैं, उसी पर्पस को आगे लेके जा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में हमारे जी सरफराज जी का ये गेस्चर आप लोगों को कैसा लगा, ये मुझे जरूर बताना। मतलब इन्होंने जहां से सीखा, तो ये भी आज क्या कर रहे हैं, अपने टीम के साथ, लिंकिंग लोग के साथ जुड़ के जो है, इसी कदम को, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और मैं आपसे एश्योर करता हूँ कि इन्होंने जो सवाल लिखे मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। लिंकिंग लॉ तंसुख सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप उससे कनेक्टेड रहना। वहां पर मैं इन सारी चीजों को अपलोड करूंगा, ताकि आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाए, या अपनी वेबसाइट है वहां पे आप कनेक्टेड रहना। सरफराज जी, अभी मैं आप मिलना चाहता हूँ आपकी मम्मा से, क्योंकि फादर साहब का तो नो डाउट आपने एक ड्रीम पूरा किया ही किया, लेकिन कहते हैं कि जी माँ का भी एक अलग ही रोल रहता है। तो प्लीज अम्मी अम्मी कहते हैं ना हम, तो जी जी अम्मी सर, जान मम्मी। से मिलाइए प्लीज। जी उनका सर, आशीर्वाद एक हम एक सब लोग प्राप्त मिनट करें। दीजिएगा। यस जी सर, बिल्कुल। एक मिनट। नमस्कार मैम, सादर प्रणाम।
बहुत बहुत सारी बधाई हो सबसे पहले तो आपको। जी थैंक यू थैंक यू। हमारे सरफराज जी ने करके दिखा लिया है जी। जी जी जी, अच्छा आप लोगों के आशीर्वाद था। नहीं नहीं, देखो मैम, हम टीचर लोग तो आज खाली की छोटा सा मेहनत से। माध्यम बनते हैं। असली मेहनत तो हमारे सरफराज जी जैसे स्टूडेंट करते हैं, और उनसे भी बड़ी मेहनत और उनसे भी बड़ी तपस्या आप जैसे पेरेंट्स करते हैं। क्योंकि जी कई सारी प्रॉब्लम भी आई होगी, चीजों को सहन भी किया होगा, फिर भी सरफराज एक प्रॉमिस आज आपको मुझसे करना पड़ेगा। लाइफ में कुछ जी भी हो जाए, मम्मा की आंखों के अंदर कभी भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, उनकी आंखों में कभी भी पेन नहीं आना चाहिए, हमेशा याद रखना। ठीक है? वरना जी सर, ये आपके जज बनने का भी अपने आप में कोई एंगल नहीं बनेगा। माता पिता को ऑलवेज कीप हैप्पी, बहुत जरूरी होता है। जी सर। जी पता है, जाने अनजाने हमें नहीं पता होता, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में कितना चीजों को सहा होता है। सोसाइटी के कई बार अगेंस्ट जाकर भी वो आगे बढ़ते हैं, आपका हाथ पकड़ के रखते हैं। अच्छा मैम, आपसे मैं सर, एक इसलिए बार मिलना चाह रहा था। हमारे सरफराज जी मतलब क्या शुरू से कुछ पढ़ाई पढ़ाकू थे, या थोड़ी बदमाशी वदमाशी भी किया करते थे स्कूल टाइम के अंदर? जी बदमाशी भी करता था, लेकिन पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, पढ़ता ही रहता था एनी टाइम। और जज बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है, सब कुछ छोड़ दिया था। जैसे कि मैच खेलने नहीं जाता था, टीवी का शौक था, टीवी नहीं देखता था, दोस्तों के साथ नहीं जाना, एनी टाइम स्टडी राइटिंग, बस यही करता तो रहता। अब आपका अगला कदम क्या है? जज तो बना दिया आपने इसको, अब अगला कदम क्या है? जी शादी वाला मामला डील करने वाले हो? बस सेटल हो जाए उसके बाद करेंगे शादी। चलो जी सरफराज जी, अब आपका नंबर भी जल्दी लगने वाला है। और मैम, मैं वाकई में दिल से आपको धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मतलब एक सिंगल पेरेंट्स होकर भी आपने ऐसे टाइम के अंदर बच्चे को मोटिवेट रखा। क्योंकि टूट जाता है इंसान कई बार कुछ चीजें, जब हम हर बच्चा अपने पापा से वगैरह से बहुत क्लोज होता है, और कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो अनहोनी टाइप की चीजें होती है, तो वहां पर इंसान टूटता भी है। अच्छा सरफराज, आपसे मैं जानना चाहता था कि मतलब ऐसे टाइम के अंदर आपके लिए मोटिवेशन का क्या, कुछ ऐसे कुछ वीडियोस वगैरह काम किया करते थे? तो उसके हिसाब से मैं भी मतलब उसी वीडियो को आगे बनाता रहूं, उसके बारे में मुझे कुछ जरूर बताओ। सर, ऐसे टाइम मुझे लगता है सर, इम्पोर्टेंट चीजें होती है कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो सारे फैमिली मेंबर्स एकजुट होके एक साथ एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें। क्योंकि सर, वीडियोस एंड बाकी जो बाहर के लोग हैं वो बाद में आते हैं, क्योंकि हम उनसे ऐसी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं ये जो नहीं कर हम अपने पाते, घर बिल्कुल वालों सही। से कर सकते हैं। तो हमेशा मम्मी का, भैया का, भाभी का बहुत बड़ा एक रोल रहा उसमें मोटिवेट करते रहने का। और उस जो डिप्रेशन का एक सर फेज होता है, उसमें ना जाने देने का सबसे बड़ा सर हाथ फैमिली मेंबर्स का ही रहता है। तो जितना टाइम आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिताएं सर ऐसे टाइम पे, तो वो मेरे हिसाब से सर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता नहीं, है। हमारे लिए ज्यादा प्रोडक्टिविटी का काम करता है, बिल्कुल सही बात की जी मैम। सर। देखो, आप लोग यूट्यूब के वीडियो से मोटिवेशन होते हैं, वो एक सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी सोर्स तो हमेशा कहेंगे जो आपके आसपास रहने वाले लोग होते हैं, उनका इम्पैक्ट है जो पड़ता है। चलिए जी, जी सर। मैम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे सरफराज जी की उम्र अभी 24 साल। अगर मालिक ने चाहा तो आप देखिएगा कि इनकी रिटायरमेंट का जो काम है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऑफिस से होगा। यानी कि ये जी सर। सुप्रीम कोर्ट के जी जज बनेंगे रिटायरमेंट से पहले। ईश्वर ने चाहा तो ये जरूर संभव होगा, क्योंकि बहुत ही कम एज के अंदर इन्होंने वो काम हासिल किया है। तो जो आशीर्वाद आपने इन पर बना के रखा है, हमारे बाकी सारे जुडिशियल एस्पिरेंट पर भी जरूर बना के रखिएगा। चलो सबके सरफराज लिए जी, कर। बहुत अच्छा लगा। और भी कई सारी जी बातें सर। शेयर करूंगा। फिर मुलाकात होगी जी प्रीलिम्स सर। के एग्जाम को लेकर, मेंस के एग्जाम को लेकर, उसका क्या स्ट्रेटजी करना है इसके लेकर और वीडियो बनाएंगे। अवेलेबल रहोगे ना, आओगे ना? जी सर, जितनी हेल्प हो पाएगी सर, जो एस्पिरेंट्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जितनी भी हेल्प हो पाएगी मैं जरूर करूंगा सर। चलिए, अब हमारी लिंकिंग टीम के लिए कुछ लाइन कह दो, जो हमारी मेहनत करती बैकग्राउंड में रहकर, जो आगे फ्रंट में नहीं आती कभी। यूट्यूब पर तो मैं सामने आ जाता हूँ, पीछे रहकर जो कंटेंट तैयार व्यार करते हैं वगैरह, उनके लिए भी कुछ लाइन कहना चाहो तो जरूर कहिए, उनके एफर्ट्स के बारे में भी, ताकि वो भी मोटिवेट सर हो वो, जाए। सर अब ये जो यूट्यूब के बारे में सर आपने कहा, तो उसके बारे में भी मैं एक चीज मिस कर गया सर। कि उस दौरान सर, आपके जो वीडियोस रहते थे सर, लिंकिंग लॉस के जो आप रिवीजन कोर्स जो आप कराते थे शायद, एक आर में सारा सब्जेक्ट कंप्लीट, एक क्लास खल्लास वाला खल्लास एक वाला आपका बंदा। कुछ, खल्लास वाला वो सर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। क्योंकि सर, जिस समय आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मेरा ये होता था कि मैं आपका वो वीडियो एक लगा के सामने बस बैठ जाता था। तो ये होता था कि मेरा सब्जेक्ट एक आवर में या 2 आवर में पूरा रिवाइज हो जाता था। सर ऐसे वीडियोस में चाहूंगा कि आगे आप और बनाएं, क्योंकि ऐसे दौर में सर ये होता है कि पढ़ाई का मन नहीं करता है, तो एक वीडियो देख के आप पूरा अपना सब्जेक्ट रिवाइज कर पाओ सर, ये बहुत बड़ी चीज होती है।
एंड सर आपका जो टेलीग्राम चैनल है सर, जिस पे मैं जुड़ा रहता था, एंड आपकी जो टीम है जो पढ़ाती है सर, स्पेशली जिनका मुझे नाम याद है, सूर्य प्रकाश सर हैं जो इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं सर, उन्होंने बहुत इंग्लिश की क्लासेस में मुझे हेल्प किया। एंड सर जो टेलीग्राम ग्रुप में सर आप जो कंटेंट शेयर करते हैं, जो पीडीएफ्स बना के शेयर करते हैं सर, वो सर इतनी हेल्पफुल चीज़ होती है सर हमारी प्रिपरेशन में। तो सर जो भी आपके सर स्टाफ हैं, जो भी ये सब चीज़ें क्रिएट करते हैं सर, इतनी अट्रैक्टिवली क्रिएट करते हैं सर, उनको बहुत बहुत थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि सर मेरी जर्नी में बहुत हेल्पफुल रही वो चीज़, क्योंकि मैंने वो चीज़ देख के अपने इसमें अडॉप्ट करी, अपने नोट्स में अडॉप्ट करी। सर थैंक बहुत यू बहुत सो मच, थैंक धन्यवाद यू सर सो मच उनका भी। सरफराज। एक लास्ट आखिरी सवाल आपसे। एक मिथ रहता जी सर। है, स्टूडेंट के माइंड में गलतफहमी रहती है कि कहीं कहीं हम लोग जब तक ऑनलाइन है, ऑनलाइन की तरफ इतना पढ़ नहीं पाता, लेकिन आपने एक अलग एटमोसफेयर बनाया, आपने ऑनलाइन चीजों को पढ़कर भी उसको एक्सेप्ट किया, तो ऑनलाइन से स्टूडेंट पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सर ऑनलाइन मेरे हिसाब से सर पढ़ाई को और इजी बना दिया है, क्योंकि सर मेरे साथ ये होता था कि जब मैं कोचिंग जाता था ऑफलाइन, तो सर मेरा 30 मिनट्स जाने में वेस्ट हो जाता था और 30 मिनट्स आने में वेस्ट हो जाता था, तो एक आवर मेरा पूरा वेस्ट हो जाता था। पर जब से मैंने थोड़ा ऑनलाइन पढ़ना चालू किया कोविड के बाद से, तो मुझे ये समझ में आया कि आपका टाइम बहुत सेव होता है ऑनलाइन क्लासेस में, क्योंकि आपने ज्वाइन किया तुरंत आपकी क्लास चालू हो गई, और फिर अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी तो आप फिर दोबारा से उससे ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो रिकॉर्डेड वीडियोस। सर हमारी अगर वो चीज प्रिपरेशन मिस बहुत नहीं इजी होती हो तो गई है कहीं अपने कहीं हम उसको कन्वीनियंट आराम टाइम। से कवर कर सकते नहीं सर। हैं। जी सर। चलिए सरफराज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सरफराज जी, अब इसी थैंक चीज यू को आगे बढ़ा के रहना, और जुडिशरी के जिस उम्मीद से और जिस ड्रीम के आपने ज्वाइन किया है उसके साथ न्याय जरूर जी। करना। और एक और बात कहना बिल्कुल सर। चाहता हूँ, असली जिंदगी जज की अब शुरू होगी। करेक्ट। इसके अंदर भी संघर्ष आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर भी कई सारा जी सर। हार्ड होगा, लेकिन लोगों की उम्मीद होगी कि यार ये पर्सन जो है ये हमारी जिंदगी में न्याय देंगे, और वो उम्मीद आप बनोगे। ओके डियर, जी चले, सर। विश यू ऑल द वेरी थैंक यू सर। बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, और इसी तरीके से हमेशा कनेक्टेड रहना। थैंक यू डियर, जी। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर।